टेक एनी सप्लीमेंट्स कंपटीशन के टाइम पे? एंड जैसे लोग यार क्रिएटिन लेते हैं तो मतलब ये डाउट रहता है वो कि पानी कितना पिए, तो मतलब जरूरी है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए? 3 to 4 लीटर इनफ है। तो अगर तुम वैसे हाइड्रेटेड भी नहीं रहो, क्रिएटिन पे हो या नहीं हो, तो भी परफॉर्मेंस में दिक्कत तो आएगी ना। कभी यूज़ नहीं किया आज तक? नहीं, तो आप बीटरूट का जूस ले सकते हो उसकी जगह पे। तो यार बिगनर्स होते हैं, मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं कि जिम स्टार्ट ही तब करते हैं जब उनका सप्लीमेंट स्टैक आ जाता है कि भाई पहले तो मैं सामान ऑर्डर करूँगा उसके बाद जिम स्टार्ट करूँगा। तो उस पर क्या कहना है? तो कितने मंथ्स लाइक स्टार्टिंग के विदाउट सप्लीमेंट्स करना चाहिए, ऐसा कुछ है? वो देखो सब हर इंडिविजुअल तो अलग है, सबकी बॉडी टाइप अलग है। एज अ बिगिनर विदाउट सप्लीमेंट अगर हम स्टार्ट करें तो कोई उसमें प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में बिगनर्स एक तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं बहुत ना, तो मेरा तो ये ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग्स नहीं रहता। तो उससे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी के अंदर अगर तुम ऐसे बार बार बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, एक्सट्रीम बल्क पे जा रहे हो? क्योंकि ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट है ना। प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं स्टीरॉइड्स, जो खुद को नेटिव बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना? हाँ, अब तो आजकल तो हर कोई ले रहा है स्टीरॉइड। उसने मेरे को बोला भाई डाइनोवॉल ले ले। नहीं, जल्दी रिजल्ट्स के लिए उनको प्रेफर करते हैं क्लाइंट्स को। स्पोर्ट्स में बैन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं 12th भी ड्रॉप, फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट बट कर दिया। स्पोर्ट्स वही चीज़ है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स में पहले स्कोप नहीं था इतना। So hi निमिश, हाय अंकित, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ रॉ एंड अनफिल्टर्ड पावर्ड बाय डॉक्टर चॉइस। तो मोस्टली जो आज हमारी बातें होंगी रिलेटेड टू फिटनेस, जिम या एथलेटिक्स, इनसे रिलेटेड होंगी, ठीक है? ओके। तो बताओ कुछ अपने बारे में। मैं स्प्रिंटर हूँ। मैंने स्टार्ट अपना करियर मतलब प्रोफेशनली ओलंपिक्स के लिए ट्रेन कर रहा हूँ मैं। ओके। साथ में अभी मैं इंजरी में हूँ तो उस वजह से अब जिम लाइन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना फिटनेस ट्रेनर, एज अ फिटनेस ट्रेनर। एज अ फिटनेस ट्रेनर मतलब एज पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हो लोगों को? पर्सनल ट्रेनिंग। एंड अभी एज क्या है आपकी? 23। और इससे पहले कोई आपने कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेले हैं? स्टेट लेवल खेला हुआ, बाकी मैंने प्राइवेट फेडरेशन से खेला था नेशनल्स, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। नाइस यार, या तो रियली गुड। तो मेन स्पोर्ट ही है स्प्रिंटिंग, एंड उसके अलावा जिम वगैरह में भी इंटरेस्ट है? तो हम जैसे लोगों के लिए जो ट्रेनिंग होती है दैट इज़ मोस्टली जिम में होगी या पार्क में होगी, तो तुम जैसे ओलंपिक्स के लिए ट्रेन करते हो तो इज इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट? हाँ, हमारा प्रॉपर मेन ट्रैक वर्कआउट होता है, मतलब हमारा वीकली 2 दिन जिम सेशंस होते हैं। 2 दिन हमारा जिसमें सीज़न, हमारे 3 सीजन चलते हैं। और जब हमारा कंपटीशन आने वाला होता है तब हमारा स्पीड सीज़न लगता है। ओके। जब हमारा कंपटीशन ओवर हो जाता है तब हमारा ऑफ सीज़न लगता है। ऑफ सीज़न में हम सारी जो भी हमारी वीकनेस हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, हम उस पर काम करते हैं। ऑफ सीजन में? हाँ जी। और कितने महीने चलता है ये 6 मंथ्स का होता है हमारा, 6 to 7 मंथ्स का। और फिर जब कंपटीशन आने में 3 to 4 मंथ्स होते हैं तब हमारा मिड सीजन स्टार्ट होता है। ठीक है। उसमें हमारी स्पीड वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं ताकि बॉडी तैयार होती है स्पीड सीजन के लिए। ऑफ सीजन के बाद मिड सीजन आता है? हाँ, और लास्ट में जब हमारा 1 मंथ रह जाता है इवेंट में तब हमारा स्पीड सीजन लगता है। तो हमारी स्पीड को लेकर ही, क्योंकि हम जब स्पीड सीजन में रहते हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। हम बहुत फास्ट रेपिटेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उससे काइंड ऑफ ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। ओवर ट्रेनिंग, इसलिए हमें मिड सीजन में तैयार किया जाता है ऑफ सीजन में, कि हम स्पीड सीजन में इंजर्ड ना हो और हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें फिर इवेंट में। नाइस। तुम ओवर ट्रेनिंग जो करते हो मिड सीजन में करते हो? मतलब हमारा ऑफ सीजन में होता है मेन ट्रेनिंग। ऑफ सीजन में मेन ट्रेनिंग होता है, उसके बाद मिड सीजन में इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पीड सीजन में होते हैं। स्पीड सीजन जब हमारा इवेंट आने वाला होता है उससे 15 to 20 डेज पहले स्टार्ट होता है। 15 to 20 डेज पहले, मतलब ओवर ट्रेनिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे। और उस टाइम हम ओवर ट्रेन नहीं करते स्पीड सीजन में। हम अपनी मेन वीकनेसेस पे या ओवर ट्रेनिंग जो होती है हमारी ऑफ सीजन में होती है। उसमें हम सारी अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, A to Z। एक्सप्लोसिवनेस हो गई, पावर हो गई, स्पीड हो गई। उससे ऑफ सीजन से उतरने के लिए फिर हम स्पीड सीजन पे वो मिड सीजन पे चढ़ते हैं। मिड सीजन उस पर रेपिटेशंस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है हमारी, मतलब जो रेपिटेशंस होती है ना हमारी वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। हम स्पाइक्स लगाते हैं, मतलब स्पाइक्स में भागते हैं ना इवेंट में, तो फिर वो लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जाके स्पीड सीजन में शॉर्ट रेपिटेशंस होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं। कभी ऐसा हुआ लाइक आपका कोई कंपटीशन वगैरह आने वाला है और एकदम से इंजरी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ? मेरा 3 से 4 बार यही चांस हुआ है। सेम थिंग? हाँ, इवेंट से पहले ही। ओके। तो मेरा यही चीज़ बार बार मैं अटक रही है बीच में। फर्स्ट टाइम तो जब मेरा इवेंट था उससे 1 मंथ पहले स्पीड सीजन में ही बॉडी तैयार नहीं थी पूरी स्पीड सीजन के लिए, तो मेरा स्टार्ट हुआ था तो मेरे हिप फ्लेक्सर में टियर हो गया था। ओके। रेपिटेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे मुझे रिकवर होने में 2 से 3 महीने लग गए थे। मेरा इवेंट पूरा ख़राब हो गया था। ऑलमोस्ट निकल गया होगा, है ना? जो टाइम था ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट पूरा निकल गया होगा। क्योंकि मैं उस टाइम पे चल भी नहीं पा रहा था, ज़्यादा हो गया था मेरा। फिर सेकेंड टाइम जब मैं पूरा रेडी था, मैं जवाहरलाल नेहरू में सर के पास करता हूँ ट्रेनिंग, तो उस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, उस वजह से वो भी इवेंट मेरा पूरा रह गया। मिस हो गया?
तो 2 बार हो चुका है। हाँ, फिर तीसरी बार फिर लास्ट मैंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो मेरा एंकल का लिगामेंट टियर हो गया। क्या हुआ? एंकल का जो लिगामेंट होता है ना वो टियर हो गया। हाँ, तो वो अभी तक है इंजरी, उससे रिकवर नहीं हो पाया। तो कुछ मतलब बिलीव करते हो कि नज़र लगा दी लोगों ने, ऐसा कुछ बैड लक वगैरह कुछ? नज़र में तो बिलीव करता हूँ, वही चीज़ है क्योंकि मैं जब मेरे को सेकंड टाइम अभी हुआ था ना, मैं पूरा तैयार हो चुका था नेशनल्स के लिए। मेरा स्टेट था बट कोच ने मुझे नेशनल्स के लिए तैयार कर दिया था। मेरा ट्रायल हुआ था 1 मंथ पहले। मिड सीज़न जब हमारा ओवर होता ना तो हमारा ट्रायल होता है स्पीड सीज़न स्टार्ट होने से पहले। तो मेरा ट्रायल हुआ था, तो मैंने 10:04:5 की भागा था 100 मीटर ट्रायल्स में। तो उस टाइम पे तो बहुत 1045 यू मीन? हाँ जी, 1045 10:45 क्या है? नहीं 8 सेकंड में 100 मिनी सेकंड्स होते हैं ना। अच्छा अच्छा तो 10.45 सेकंड्स। ओके ओके। तो नेशनल्स में भी यही टाइमिंग्स आती है मेडलिस्ट की, 10:40 10:30 ऐसी भागते हैं वो। ओह ग्रेट यार। तो उस टाइम पे मैं पूरा तैयार था कि हाँ इस टाइम तो हो जाएगा। बट 1 मंथ पहले हुआ क्या था एक्चुअली, मुझे ना एक स्पाइडर ने काट लिया। अच्छा। वो मेरी पूरी बॉडी एक साइड की पैरालाइज हो गई। वो स्पाइडर के काटने से? वो बहुत ज़्यादा मुझे हो गया। इतना डेंजरस होता है स्पाइडर? मैं सिम्टम्स मेरे में दिखने शुरू हुए थे 3 मेरे ट्रायल से 4-5 दिन बाद ही ना मेरे को ना इधर पेन उठा था। अच्छा। तो मुझे फर्स्ट टाइम तो डाउट हुआ था किडनी में स्टोन ना हो। जब काटा तब पता नहीं लगा मतलब? नहीं, उस टाइम नहीं तब नहीं पता चला। तो उस टाइम पे मुझे लगा शायद किडनी में स्टोन है, तो मैंने चेक करवाया, वो तो नहीं था। तो फिर मैं ट्रेनिंग से, मैं एक्चुअली ना फरीदाबाद में रहता हूँ। तो मैं दिल्ली में उस टाइम पे था, रूम लेकर मैं फ्रेंड्स के साथ रहता था, उधर ही ट्रेनिंग करता था। फॉर ट्रेनिंग? हाँ, जवाहरलाल नेहरू में। तो मैं रूम पे वापस आया तो मुझे एकदम से ना बीपी लो हो गया मेरा। अच्छा। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स संभाल नहीं पाए क्योंकि जो 2 साथ रहते थे, पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी इग्नोर कर दिया, ठीक है वीकनेस होगी। तो वो ज़्यादा हो गया। फिर रात में मैं अपने घर पे आया वापस, अगले दिन चेक करवाया तो डॉक्टर ने भी इतना पता नहीं चला कि क्या हुआ है। वहाँ पे निशान वगैरह कुछ नहीं था जहाँ पेन हो रहा था? मेरे को इधर पीछे बैक पे, लोअर बैक पे काटा था। तो उस टाइम पे तो इतना ध्यान नहीं गया, वो धीरे धीरे सिम्टम्स उसके दिखने शुरू हो गए। ओके। तो मेरी पूरी बैक पैरालाइज हो गई, एक साइड की पूरी साइड, वो साइड ना चलनी, काम करनी बंद हो गई। हाथ वगैरह पैर वगैरह बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। मेरे को नर्व सिस्टम में ना सिम्टम्स हो जाते हैं उसके, जैसे नर्व आप मूव भी कर रहे हो ना, चल भी रहे हो तो आपको पूरी बॉडी में पेन होगी। तो वो होना शुरू हो गया मुझे। उससे रिकवर होते होते बहुत टाइम हो गया था। तब जब तक मैं रिकवर हुआ तब 1 वीक रह गया था मेरी वो इवेंट में। अच्छा। तो स्पीड सीज़न तो मेरा लगा ही नहीं था क्योंकि मैं इंजरी में था। तो उस चक्कर में मेरा पूरा इवेंट खराब हो गया। रियली बैड यार। वही चीज़ है। मूवी में तो भाई स्पाइडरमैन काटता है, स्पाइडरमैन बन जाते हैं। वही मैं भी वही सोच रहा था, बना नहीं मैं। तो पता कब लगा कि ये स्पाइडर ने काटा है? मेरे को ना 1 वीक हो गया तो पीछे बैक पे ना निशान आ गया था एक। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था धीरे धीरे। तो निशान बड़ा होता जा रहा था? हाँ, बड़ा होता जा रहा था। तो उस टाइम पे फिर डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था स्पाइडर ने बाइट करा है। तो उस टाइम पे मैंने मेडिसिन ले ली थी, बट उस टाइम पे वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाया, वो बढ़ता ही गया। पहले अच्छे से पूरा ना उसका मतलब जो भी था, वेनम था जो भी था, वो अच्छे से फैल गया था बॉडी में तब तक 1 वीक में। तो मेरे को बीच बीच में काफ़ी बार चक्कर भी आए, बहुत कुछ हुआ था। मेरे नेक पे हो गया था, पूरे सिम्टम्स उसके आ गए थे बाहर। अच्छा, बट पता नहीं था कि ये इसके सिम्टम्स हैं? वो बाद में जाके पता चला था लेट। तो रिकवर होते होते टाइम लग गया था थोड़ा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो? अब मैं इस ईयर तो नहीं खेलूँगा, अब नेक्स्ट ईयर आएगा अप्रैल में, उसकी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो इंजरी में हूँ। अभी लास्ट टाइम फिर मेरा जिम में एंकल का लिगामेंट तोड़ गया था वर्कआउट के टाइम। ओके, तो ऑफ सीजन है अभी, राइट? उसके बाद आता ना मिड सीजन? तो मिड सीजन फिर स्टार्ट होगा, फिर लास्ट में स्पीड सीजन। तो निमिष, यू आर अ हाइब्रिड एथलीट, दोनों चीज़ें तुम ट्रेन करते हो, लाइक जिम भी करते हो तुम एंड स्प्रिंटिंग भी करते हो। तो डू यू टेक एनी सप्लीमेंट्स? कंपटीशन के टाइम पे लेता हूँ सप्लीमेंट्स। ऑफ सीजन में तो प्रोटीन एंड क्रिएटिन ही चलता है, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। ये मतलब हमेशा अपने स्टार्ट में रखते हो? हमेशा वे स्टार्ट प्रोटीन में एंड क्रिएटिन? हाँ जी। सेम मेरा भी रहता है वैसे तो। मिड सीजन में फिर फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन हो गया, विटामिन डी या विटामिन सी, ये सारे सप्लीमेंट्स। ये मिड सीजन? जिंक, मैग्नीशियम, सब स्टार्ट हो जाता है। जिंक से शायद स्लीप वगैरह में हेल्प करता है ना? स्लीप में भी, और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है उससे, एंड रिकवरी अच्छी हो जाती है, स्लीप अच्छी आती है तो डेफिनेटली होगी। वही है सारा। गुड। एंड जैसे लोग यार क्रिएटिन लेते हैं तो मतलब ये डाउट रहता है उसको कि पानी कितना पिएं, तो मतलब ज़रूरी है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए? नहीं, एवरेज पर्सन के लिए तो 3 to 4 लीटर इनफ है, बट हमारे एथलीट्स के लिए हम 7 to 8 लीटर लेते हैं पर डे।
पर डे 7 to 8 क्योंकि लीटर्स। स्वेट के थ्रू बहुत वो वाटर लूज होता है बॉडी का हमारा। तो हमें तो रिकमेंड होता है कि अगर हम 1 घंटे की भी ट्रेनिंग करें तो 1 घंटे में हमें 2 लीटर वाटर इनटेक करना है 1 घंटे के अंदर जिस तो टाइम हमारी ट्रेन कर रहे हो उस टाइम या हाँ फिर जी ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग के टाइम पे? तो उस टाइम पे हमारा 5 to 6 लीटर हो जाता है क्योंकि हमारे Training के दो time पे 5 to सेशंस 6? होते हैं ना, 2 सेशंस होते हैं हमारे। अच्छा मॉर्निंग और इवनिंग। तो 5 to 6 लीटर उसमें होता है, बाकी फुल डे में 2 to 3 लीटर, मतलब 7 लीटर पूरा जाता है। 7-8 लीटर। एंड लाइक एक एवरेज पर्सन है वो क्रिएटिन ले रहा है तो उसको कितना लेना चाहिए आपके हिसाब 3 से? to 4 लीटर इनफ है Enough उसमें। है? हाँ ये ज़्यादा बोलते हैं कि लेना चाहिए बट नॉर्मल है 3 to 4 लीटर। तो अगर बाई चांस कोई ना ले, जैसे 1.5 ले रहा है या 2 ले रहा है? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स तो देखो नहीं है उसके, बट मिथ्स हैं कि हाँ हेयर लॉस होता है क्रिएटिन से या किडनी में स्टोन होता है। अब वो सबका बॉडी टाइप अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है। स्टिल अगर तुम वैसे हाइड्रेटेड भी नहीं रहो, क्रिएटिन पे हो या नहीं हो, तो भी परफॉर्मेंस में दिक्कत तो आएगी ना, आएगी बेशक जिम करते हो या स्प्रिंट करते हो। क्योंकि क्रिएटिन तो वाटर से वर्क करता है, मेन वाटर रिटेंशन बढ़ाता है बॉडी में। हाँ, अब आप वाटर इनटेक ही नहीं करोगे तो फिर वो भी वर्क नहीं फायदा करेगा। नहीं है। जब क्रिएटिन तुम कंज्यूम करते हो, अभी ऑफ सीजन पे तुमने बताया तुम लेते हो क्रिएटिन, हमेशा रखते हो अपने स्टैक में, तो कब प्रेफर करते हो? बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट? बिफोर ही हम लेते हैं। बिफोर लेते हो? बिफोर वर्कआउट हमारा एटीपी बूस्ट होता है ना उससे, तो ट्रेनिंग के टाइम पे हमें एनर्जी देता है वो प्रॉपर। तो आपके हिसाब से लाइक बिफोर वर्कआउट इज गुड? सबका अलग है। देखो अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी बॉडी में, मसल मास बढ़ाना है तो आपको आफ्टर वर्कआउट लेना चाहिए विद कार्ब्स। शायद मैंने नहीं सुना है, कार्ब से शायद एब्जॉर्प्शन हमारी अच्छी जाती है ना। और अगर आपको वर्कआउट में एनर्जी चाहिए, एटीपी बूस्ट करना है, क्योंकि स्प्रिंट एक ऐसी एक्सरसाइज है आपको पूरा 100% एफर्ट देना पड़ता है। पूरी बॉडी का एफर्ट लगता है। मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक मसल का लग रहा है, बट उसमें पूरी बॉडी का एफर्ट लगता है। बिफोर वर्कआउट ही प्रेफर करते हैं। ओके, विद प्री वर्कआउट? नहीं, प्री वर्कआउट नहीं लेते होंगे शायद, स्प्रिंटर्स नहीं लेते होंगे। यूज़ नहीं करा, लेते हैं स्प्रिंटर्स बट मैं नहीं लेता प्री वर्कआउट। अच्छा, कभी यूज़ नहीं किया आज तक? नहीं। मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया तो यूज़ करना, 2-3 महीने हो गए हैं। मेरी बॉडी को सूट नहीं करती वो, मतलब अच्छा, मैं लेता ही नहीं। एक्ने वगैरह हो जाते हैं? नहीं, मेरे को ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है इससे। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग से कभी लिया नहीं ना, तो मैंने फिर फर्स्ट टाइम एक बार ट्राई किया था बस, तो वो सूट नहीं करा मुझे, तो फिर मैंने उसके बाद कभी लिया नहीं। मैंने अभी स्टार्ट किया है, 2 या 2.5 महीने पहले किया है स्टार्ट। यार जब मैंने कट किया था ना तो सुबह के टाइम बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती थी और मैं सिर्फ पानी पी के जाता था घर से, तो फिर मैंने प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट किया। तो आप बीट रूट का जूस ले सकते हो उसकी जगह पे, तो प्री वर्कआउट की जगह बीट रूट मैं वैसे खाता हूँ मोस्टली सैलेड में, बट कभी एज अ प्री वर्कआउट यूज़ नहीं किया। प्री वर्कआउट यूज़ करो, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बीट रूट का जूस क्या क्या डाल सकते हैं उसमें? नॉर्मल आप बीट रूट ही ले लो, उसमें वाटर में आप मिक्स करो, लेमन स्क्वीज करो, आप उसको कंज्यूम करते जाओ। अगर हो पाए तो उसमें एक एप्पल भी डाल दो, वो और बेस्ट, आपको पंप वगैरह देगा, एनर्जी देगा। कल ट्राई करता हूँ। तो यार बिगनर्स होते हैं, मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं कि जिम स्टार्ट ही तब करते हैं जब उनका सप्लीमेंट स्टैक आ जाता है कि भाई पहले तो मैं सामान ऑर्डर करूँगा उसके बाद जिम स्टार्ट करूँगा, तो उस पर क्या कहना है? नहीं, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तो आपको है ही नहीं स्टार्टिंग में। आप नॉर्मल डाइट लो ना, नॉर्मल डाइट से अगर आप किसी चीज़ की आपको डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, आप बॉडी वर्क नहीं कर रही, तब सप्लीमेंट्स को इन्वॉल्व करो। आपको स्टार्टिंग में सप्लीमेंट्स की कोई नीड नहीं है। बिगनर्स को नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही है, दूसरों को देख के ले लेते हैं कि हाँ ये ले रहा है वो ले रहा है, बट आपको कोई नीड नहीं है उसकी। तो कितने मंथ्स लाइक स्टार्टिंग के विदाउट सप्लीमेंट्स करना चाहिए, ऐसा कुछ है? वो देखो सब पे है ना, अलग अलग है। अब हर इंडिविजुअल तो अलग है, सबकी बॉडी टाइप अलग है, अब उसको किस चीज़ की नीड आ रही है, किस चीज़ में कमी आ रही है, वो तो उसके हिसाब से लेना चाहिए। अच्छा, तो वही चीज़ है। एज अ बिगिनर विदाउट सप्लीमेंट अगर हम स्टार्ट करें तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नॉर्मल डाइट लो, नॉर्मल डाइट बहुत अच्छी है हमारी, सब मिल जाता है। यार मैंने भी वैसे स्टार्टिंग के पता नहीं क्यों मैंने 3 या 4 महीने में मैंने क्रिएटिन ले लिया था। अब लोग बोलते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होते मेरे, अब वो पता नहीं क्रिएटिन से होते या मेरे को वैसे ही हुआ था, मतलब पूरी बॉडी में मेरे को दाने होते हैं। तो उसके बाद मैंने छोड़ा, 6-7 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर जब दोबारा लिया फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। अब मे बी वो क्रिएटिन से हो, मे बी ना हो। अब क्रिएटिन से तो नहीं, क्रिएटिन से तो वैसे साइड इफेक्ट होते ही नहीं। क्रिएटिन से नहीं होगा, क्रिएटिन तो आप ले सकते हो, सेफेस्ट सप्लीमेंट बोला जाता है ना, वही, वो सबसे सेफ रिसर्च सप्लीमेंट है वो तो अब वो पता नहीं किस चीज़ से होते हैं, बट वहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग में हैम्पर हो गया था 3-4 महीने के लिए। वो डाइट वगैरह में कुछ हुआ होगा आपका, वर्कआउट में चेंज, या मे बी एलर्जी होगी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। और लाइक जैसे बिगिनर्स होते हैं, एक तो मिस्टेक हमारी ये होगी, ठीक है, जो उन्होंने करी है कि आते तुम सीधा सप्लीमेंट्स पे स्विच कर रहे हो। इसके अलावा कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपकी नज़र में है कि बिगिनर्स ये मिस्टेक बिल्कुल इनको अवॉइड करनी चाहिए ताकि प्रोग्रेस बिल्कुल भी हैम्पर ना हो स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में बिगिनर्स एक तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं बहुत, दूसरों को देख के, राइट, कि अगर वो इतना वेट उठा रहा है तो मैं नहीं उठा सकता। फॉर्म पे काम नहीं करते बिगिनर्स को। सबसे पहले अपनी फॉर्म टेक्निक पे काम करना चाहिए, वो फॉर्म पे बिल्कुल काम नहीं करते। सेकेंडली वो एक भी वर्कआउट पे रुकते नहीं है, वो चेंज करते रहते हैं वर्कआउट्स अपने।
एक वर्कआउट स्टार्ट मतलब 8 स्प्लिट स्टार्ट करेंगे, एक वर्कआउट स्प्लिट स्टार्ट करा उन्होंने, वीकली करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, रिजल्ट आए ठीक है, नहीं आए चेंज कर देंगे। तो फिर वो स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए, साथ में डाइट भी प्रॉपर चाहिए। हाँ, अगर लाइक हमारे पास बाई चांस एक वर्कआउट प्लान है तो कितने टाइम तक उस पर स्टिक रहना चाहिए आपके हिसाब से? मिनिमम 3 मंथ्स पर हमारा वर्कआउट स्प्लिट पे 3 महीने तो कम से कम रहना चाहिए अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। अच्छा, ब्रो स्प्लिट होती है, पुश पुल लेग्स होती है, तो कौन सी आपने ट्राई कर रखी है? मेरा तो अब मैं स्प्रिंटर हूँ ना, तो मेरा तो ये ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग्स नहीं रहता। हमारा वीकली 2 दिन जिम सेशन होता है जिसमें हम मेन हमारा फोकस रहता है पावर पे, पावर एंड एक्सप्लोसिवनेस पे। तो हम तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं सारी, मतलब क्लीन एंड जर्क हो गई, अच्छा या शोल्डर प्रेस हो गई, स्क्वाट्स, कंपाउंड लिफ्ट्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं, साथ में हम कोर पे वर्क करते हैं क्योंकि कोर बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंटिंग में। तो मतलब वो बाइसेप ट्राइसेप नहीं, वो हम ट्रेन इतना नहीं करते, वो तो स्प्रिंटिंग तुम्हारा वैसे वो कंपाउंड मूवमेंट में भी हो ही जाता होगा। कंपाउंड में फिर मसल सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्नैच वगैरह पूरी बॉडी। हाँ जी। तो लाइक अगर कोई बंदा जिसको मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कंपाउंड मूवमेंट्स, उसका गोल है सिर्फ मसल बिल्ड करना? मसल बिल्ड में ज़रूरी नहीं है कंपाउंड लिफ्ट, बट अगर आपको स्ट्रेंथ भी बनानी है बॉडी में तो फिर ज़रूरी है स्ट्रेंथ एंड पावर डेडलिफ्ट, हाँ बेंच प्रेस, है ना। मसल बिल्ड तो लोग बहुत हैं ऐसे जो कंपाउंड लिफ्ट करते ही नहीं है, बट अच्छा खासा मसल बिल्ड कर लेते हैं। आई गेस साकेत शायद वो नहीं करता, नहीं करता वो ट्रेन कंपाउंड लिफ्ट। देखिए वीडियोस काफ़ी, कभी देखा नहीं है करते हुए उसको, मतलब पुराने वीडियोस में मैंने देखा है उसकी प्रोफाइल पे डेडलिफ्ट वगैरह, अब नहीं करता वो। डेडलिफ्ट में मैंने ये भी सुना है कि रिस्क टू बेनिफिट रेशियो बहुत इधर उधर होता है, मतलब रिस्क उसमें ज़्यादा है इंजरीज के। डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, काम अब लोग फॉर्म पे काम नहीं करते, कोई भी बिगनर्स हो या एडवांस भी हो, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में फॉर्म पे वर्क नहीं करते कोई भी। 150 मारूंगा, ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में वो फिर काम, और इंजरी होती है सीधा स्पाइन में होती है कि बैठ जाए 2 महीने के लिए, वो फिर रिकवर भी नहीं हो पाते स्पाइन इंजरी से जल्दी। हाँ, और कोई मिस्टेक इसके अलावा? बिगनर्स दूसरों को देख के एक और मिस्टेक करते हैं, बल्क करना है, कट करना है, उनको कोई नीड नहीं है। बल्क कट तो प्रोफेशनल्स करते हैं, अच्छा, जिम कॉम्पीट करना है। ओके, नॉर्मल जिम गोअर्स को नहीं है ज़रूरत। तो बल्क और कट पे जाने की बार ज़रूरत नहीं, आप अपना जितनी कैलोरीज इनटेक आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उतना आप लेते रहो, साथ में वर्कआउट करते रहो, लीन बल्क आपका प्रॉपर होता रहेगा अपने आप ही। मतलब अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है कि 1 महीने में या तो 5 किलो हार्ड कोर में गेन करना है और दूसरा ऑप्शन है कि 1 किलो लीन मसल मास गेन करना है, तो यू मीन लीन मसल मास गेन करना है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बल्क में बॉडी दूसरी फॉर्म में जाती है, बॉडी में आप काफ़ी कुछ डालोगे, कार्ब इंटेक ज़्यादा बढ़ता है, तो नॉर्मल जिम जाने वाले को कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, वो अपने ट्रांसफॉर्म बार करता रहता है, कभी बल्क कर रहा है कभी कट कर रहा है। तो उससे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी के अंदर अगर तुम ऐसे बार बार बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, एक्सट्रीम बल्क पे जा रहे हो, कुछ ऐसा है? हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है, बट हाँ अगर स्टीरॉइड्स पे है बंदा, हाँ, तो फिर तो होगा, तब तो साइड इफेक्ट्स ही बहुत हैं उस टाइम। हाँ डेफिनेटली, उस टाइम पे तो बहुत है साइड इफेक्ट्स। अब मेरे स्पोर्ट में भी स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं, अच्छा, स्प्रिंटिंग में, ओके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट है ना तेज़ भागने की स्पीड में, डेफिनेटली। तो फिर एक टाइम पे प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं स्टीरॉइड्स, ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं। तो उनका कुछ वो नहीं होता डोप टेस्ट वगैरह? डोप टेस्ट होता है, वो पहले मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे लेते हैं ना, वो कंपटीशन के टाइम पे नहीं रहता उनका, क्योंकि ट्रेनिंग जैसे जैसे आप प्रोफेशनल बनते जाओगे ना तो आपकी ट्रेनिंग और हार्ड होती है, तो उस टाइम पे नेचुरली पर्सन वो ट्रेनिंग को वो कर नहीं पाता ठीक से, तो जिस टाइम इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जिस टाइम कंपटीशन होता है मतलब उस टाइम तुम्हारी डोप टेस्ट नहीं होती है? डोप टेस्ट होते हैं बट उस टाइम पे ब्लड में नहीं होता, वो ट्रेनिंग पे लेते हैं ना बहुत पहले, स्पीड सीजन में कोई नहीं लेता, वो ऑफ सीजन में लेते हैं, ऑफ सीजन में जो भी लेते हैं उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, वो भी प्रोफेशनल्स लेते हैं काफ़ी। ओके, उसको मेंटेन करके रखते हैं मतलब बाद में ट्रेनिंग लाइक बॉडी बिल्डर्स या पावर लिफ्टर्स जो खुद को नैटी बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना? हाँ वही चीज़ है सारी, क्योंकि अब तो आजकल तो हर कोई ले रहा है स्टेरॉइड, देख, और सब अपने आप को नैटी बताते हैं, पेशेंस नहीं है किसी में, वही चीज़ है। हाँ, और स्टार्टिंग में भी काफ़ी लोग जाते हैं यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना जिम, तो मेरे जिम ट्रेनर ने मेरे को ये सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो मैंने उसको अपना गोल बताया कि वेट गेन करना है, सबसे पहली चीज़ उसने सजेस्ट करी मेरे को मास गेनर, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आया मेरे को कि बॉडी वेट बढ़ गया, बट बॉडी स्टिल दिखने में मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैं दोबारा उसके पास गया कि और कुछ सजेस्ट कर दो, उसने मेरे को बोला भाई डायनोवॉल ले ले। नहीं वो तो फिर वही है ना, डायनोवॉल उस टाइम में मेरे को पता नहीं था क्या होता है, घर जाके मैंने थोड़ा रिसर्च किया, भाई ये तो स्टेरॉइड है। उसने ये बोला ये तो ऐसे ही है जैसे मल्टीविटामिन की गोलियाँ होती है ना। ट्रेनर्स आजकल यही कर रहे हैं, वो जल्दी रिजल्ट्स के लिए उनको स्टीरॉइड्स फिर प्रेफर करते हैं क्लाइंट्स को, बट बेकार है यार, है ना, बहुत इंटरनल हेल्थ तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है ऑलमोस्ट। वो तो वो ये जो कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं वो तो फिर उनकी तो नीड है, एंड वो जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, नॉट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में तो ये चीज़ बैन है बिल्कुल, स्पोर्ट्स में बैन है, हाँ बॉडी बिल्डिंग में नहीं है ना।
हर कोई नहीं ले रहा, ठीक है, कोई कोई प्रोफेशनल्स ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, वो बताता कोई नहीं कौन ले रहा है। हाँ, बट वैसे ऐसा कभी हुआ है कि कम्पीट किया हो आपने और लगा हो कि साथ वाला ले रहा है स्टेरॉइड? कभी हुआ है? वो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता सामने वाले की, वो लेते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं, छोटे लेवल पे भी करते हैं। वही चीज़ है ना, कोच पे भी है, कोच भी जल्दी अगर बॉडी में डलवाना चाहता है तो फिर कोच बोल देता है ले लो। अब बच्चे फिर स्टूडेंट्स तो ले लेते हैं। हाँ, समझ नहीं होती पहली बात तो, और जल्दी करना है सब कुछ, वही है, पेशेंस नहीं दिखाता ना कोई, है ना। अब मेरे को 5 years हो चुके हैं मेरी फील्ड में, तो ओके। मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं नेचुरल हूँ अभी तक। तो अच्छा। मैंने ओवर ट्रेनिंग भी करी है पहले, क्योंकि मैं जब मैंने अपनी फील्ड धरी थी ना, मैं उस टाइम पे स्कूल में था। तो जब मैं पास आउट हुआ था स्कूल से, तो उस टाइम पे मैं अकेला ट्रेनिंग कर रहा था, मैं किसी कोच के अंडर नहीं था। ओके, मतलब स्कूल टाइम से स्प्रिंट में ही तुम्हारा वो था? हाँ, मैं कि 12th इसी में क्लास जाना? में जब था ना, मैं आपको एक चीज़ बता, मैं 12th भी ड्रॉप कर रहा था स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स के उस चक्कर टाइम में? पे। हाँ जी, मैं इतना वो स्पोर्ट्स में पैशनेट था उस टाइम पे कि मैं घर वालों को बोल के मैं 12th भी ड्रॉप कर रहा था, बट हुई नहीं वो, घर वालों को करनी पड़ी। फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट बट कर दिया था बाद में, कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, बट मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था अपनी फील्ड के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती प्रॉपरली। तो फिर वो, और इंडिया में आई गेस पेरेंट्स इतना सपोर्ट भी नहीं करते स्पोर्ट्स में, जब तक तुम कुछ करके ना दिखा दो स्पोर्ट्स उनको। वही चीज़ है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स में पहले स्कोप नहीं था इतना, अब धीरे-धीरे फ्यूचर होने नहीं था, लगा। अब है, अब अवेयरनेस बढ़ अब गई है काफ़ी। ओलंपिक्स वगैरह में जा रहे हैं एथलीट्स, मेडल ला रहे हैं, तो अब है, स्कोप काफ़ी है, अब काफ़ी अवेयरनेस है। पहले नहीं था इतना। मेरा भी था वैसे, जब मैं 9th में था तब मैं वॉलीबॉल खेलता था, 9th और 10th, तब था मैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स में, उसमें बैठता था। फिर जैसे 11th में आया, थोड़ी हाइट वाइट बढ़ गई और थोड़ा और खेलना आ गया, तो 11th में मेरे को टीम लीडर बना दिया था उन्होंने। नेशनल तो नहीं गए, स्टेट से एक बार रह गए थे हम, अगर वो क्लियर हो जाता हमारा राउंड तो स्टेट जाते खेलने, वॉलीबॉल खेलता था मैं। तो 11th 12th खेला, उसके बाद 12th के बाद टाइम ही नहीं मिला यार। 12th में मेरी तो पढ़ाई भी इस चीज़ में थोड़ा मैं डाउन हो गया था, क्योंकि मैं ना पहले स्टडीज़ में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मेरे घर वाले अगेंस्ट थे स्पोर्ट्स के। अच्छा। कि उनको था कि अपना जॉब वगैरह वही सब उसी में जाऊँ, स्टडी लाइन में जाऊँ। ओके। बट मेरा बचपन से काफ़ी मेरे को शौक था स्पोर्ट्स का, तो स्कूल में भी एनुअल स्पोर्ट्स डे होते थे। हाँ। तो उसमें भी फिर मेडल आने लगे, तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया था। तो स्कूल में भी स्प्रिंटिंग में ही पार्टिसिपेट करते थे या और हाँ, कोई वो sports 100 थे? 200 मीटर 400 मीटर एथलेटिक्स में। और कोई स्पोर्ट नहीं खेला इसके अलावा कभी? नहीं, पहले मैं फ़ुटबॉल खेलता था, फुटबॉल ही था मेरा कि हाँ फुटबॉल में जाना है, बट फुटबॉल फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं स्प्रिंटिंग में आ गया था, क्योंकि फुटबॉल में प्रॉपर टीम वर्क है। हाँ, अगर teamwork आप थोड़ा अच्छा खेल भी लो, अगर आपकी टीम नहीं खेल रही तो आप फिर नहीं बढ़ सकते आगे, क्योंकि वो पूरी टीम जाएगी। फिर मैंने इंडिविजुअल स्पोर्ट चुना था कि हाँ इसमें मेरे में है सारा, कि मैं अपनी मेहनत है। स्प्रिंटिंग और फुटबॉल थोड़ा सा वही हो गया, वही भागने है, वाला है ना, वही है। स्पीड, रिलेट टू स्पीड। अभी आपने बताया जैसे कि जो बिगिनर्स होते हैं, एक चीज़ है कि कैलोरीज वगैरह ट्रैक नहीं करते, है ना, और बाहर का भी खाना काफ़ी खाते हैं। तो मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपना फेवरेट फूड भी एंजॉय कर पाएँ और साथ में हम फिजिक भी बना पा रहे हैं, अच्छी मेंटेन कर पा रहे हैं? वो सारा देखो वर्कआउट पे है, आप बैलेंस डाइट लो प्रॉपर, आप अपना नॉर्मल डाइट भी लो जो आपकी है, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, साथ में आप वीकली एक बार अगर आप खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हो बाहर का जंक, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा बॉडी में, बेशक वो थोड़ी वर्कआउट में भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन लाएगा, आपकी बॉडी जो आपका गोल है वो बिल्ड करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, बेशक थोड़ी क्वांटिटी में अगर रोज़ करें तो भी? नहीं, डेली तो फिर वही है ना, डेली बॉडी में डालोगे तो खराबी पड़ेगी। बच्चे तो मोस्टली यही करते हैं कि वर्कआउट किया तो मोमोज खा रहे हैं। वो फिर हाँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं कि जिम के बाद सीधा मोमोज खाने चले जाते हैं। यार उसका क्या पॉइंट है, समझ नहीं आता मुझे। कोई बेनिफिट नहीं है उसका, बॉडी और डाउन चली जाती है इससे। कोई होता है यार, किसी किसी के जेनेटिक्स में होता है, कोई ज़्यादा बाहर का भी खाए ना उसकी बॉडी में इतना फैट लगता नहीं है। फैट की बात नहीं है, बॉडी टाइप्स अलग है। देखो अब बॉडी फिजिक आप देखो बना सकते हो, मसल आप बिल्ड कर लोगे, बट उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, क्योंकि आप खा तो बाहर का रहे हो। हाँ, उससे क्या आप में स्ट्रेंथ ना पावर कुछ भी नहीं होगी, तो वो तो फिर बस आपको एक फिजिक बिल्ड करना है, तो उससे वही होगा बस। और लाइक काफ़ी बच्चे होते हैं जो मोस्टली स्टडीज़ में, ठीक है, ज़्यादा कॉलेज गोअर्स हैं, स्कूल गोअर्स हैं या ऑफिस गोअर्स भी मान लो, तो वो ऑल्टरनेट डे ट्रेन करके स्टिल एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मंडे किया, ट्यूसडे रेस्ट ले लिया, फिर वेंसडे किया। हाँ, वीकली आप 3 डेज जिम करके भी आप अपनी फिजिक बहुत अच्छी बिल्ड कर सकते हो, मसल बिल्ड हो जाता है। मतलब अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो ना, कंपाउंड लिफ्ट्स वगैरह, आपको उस हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना। अच्छा, आप अच्छे से वीकली आप 2 दिन भी अगर आप जा रहे हो ना जिम, तो फिर भी आप मसल बिल्ड अपना गोल जो है आप कर सकते हो। बट अगर आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, तब आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अगर बाई चांस कोई इंसान बिजी लाइफ स्टाइल है फुल, तो क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता है अगर बस 3 दिन ट्रेन करना चाहता है तो?
आपको मेन तो कंपाउंड लिफ्ट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट आपकी मसल भी बिल्ड करेगी, साथ में स्ट्रेंथ पावर सब पे काम करेगी। ओके। तो वीकली आप 2 दिन कंपाउंड लिफ्ट करो, बाकी एक दिन आप वो कर सकते हो। अगर बॉडी को शेप में लाना है तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स शोल्डर पे वर्क कर सकते हो शेप के लिए, जिससे आपकी मसल बिल्ड भी होती रहेगी, साथ में स्ट्रेंथ एंड पावर भी बढ़ती रहेगी बॉडी और शेप भी आएगी बॉडी की। यार कुछ लोग होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि एक्सट्रीम वेट लॉस करना पड़ता है, ठीक है। एक्सट्रीम वेट लॉस करने के बाद उनकी स्किन लूज हो जाती है, देखा होगा है ना, कि टमी के यहाँ से हो गई है या फिर यहाँ चेस्ट एरिया से हो गई है स्किन लूज। तो उसका कोई सोल्यूशन है कि उनकी स्किन लूज ना हो ट्रेन करते हुए, या फिर अगर लूज हो गई है उसके बाद का कोई सोल्यूशन? ये ज़्यादातर उनके साथ होता है जो कार्डियो पे सिर्फ ध्यान देते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग पे हो ना, अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो कर रहे हो तो आपकी स्किन लूज नहीं होगी। ओके, ठीक है। मेन जो कार्डियो को प्रेफरेंस देते हैं ना कि हाँ कार्डियो से वेट लॉस करना है सिर्फ, उनकी स्किन लटक जाती है बाद में जब वो फैट लॉस करते हैं। बट अगर आप वेट ट्रेनिंग पे हो और साथ में अगर आप शुगर कम रखो बॉडी में, ओके, शुगर इंटेक कम रखो, तो फिर आपकी स्किन नहीं लटकेगी उसमें, स्किन टाइट रहती है। स्किन आपकी टोन्ड ही रहेगी। बट स्टिल लाइक कुछ लोग होते हैं जैसे कोई 130 kg 140 kg है, 130-140 kg का हो गया, तो साथ वो में सीधा आ आप रहा है, रनिंग ऐड कर सकते हो, स्प्रिंटिंग क्या ऐड कर सकते हो? स्प्रिंट करना शुरू करो फिर। Running अगर add? आपकी स्किन लूज हो रही है तो आप थोड़ा बहुत स्प्रिंट ऐड करो, वीकली 1 दिन या 2 दिन स्प्रिंट सेशंस लगाओ, उससे आपकी बॉडी एकदम डेफिनेशन में आ जाएगी मसल्स, उससे स्किन लूज नहीं होगी, उससे स्किन लूज नहीं होगी। नहीं। और बाकी उसके बाद सर्जरीज का ऑप्शन है लास्ट, है ना? सर्जरी पे फिर वही है, नॉट सेफ, नहीं है ना? तो मोस्टली लोग तो यही प्रेफर करते हैं कि स्किन लूज हो गई तो सर्जरीज करा लेते हैं, है ना? वो आप वर्कआउट करो, हर चीज़ पे काम करो तो प्रॉपरली हो जाएगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि वो स्प्रिंट कर सकता है, अगर स्प्रिंट की जगह वो जॉग करे तो सेम रिजल्ट आएगा? स्प्रिंटिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है ना, उसमें आप शॉर्ट टाइम के लिए वर्कआउट करते हो। अच्छा। जॉगिंग में ये चीज़ है, वो एंड्योरेंस वर्क में हो गया, वो आपकी स्किन लूज वही कार्डियो में आ गया ना, वो तो कार्डियो एक्सरसाइज है। स्प्रिंट भी कार्डियो है, बट उसमें आप हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हो उस टाइम पे बहुत, तो आपकी बॉडी 100% एफर्ट लगाती है स्प्रिंट में। ओके। तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है, और साथ में एफर्ट भी उसमें ज़्यादा लगते हैं। जितना आप हाफ एन आवर अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, जितनी कैलोरीज आप बर्न करोगे ना हाफ एन आवर में, उतना आप 5 मिनट्स की स्प्रिंटिंग में बर्न कर दोगे। ओके। और जैसे अगर हम हाई इंटेंसिटी हमने ये कर लिया कार्डियो, स्प्रिंट उसी में आता है ना, हाई इंटेंसिटी कार्डियोज में आ गया, तो इसमें मैंने सुना ये भी चांस होते हैं कि तुम्हारा मसल लॉस हो जाए? हाँ, मसल लॉस होता है। आपका तब होगा मसल लॉस जब आप कार्ब्स इंटेक ना करो वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के बाद आपको कार्ब्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंट से मसल लॉस होता है, और अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो उससे फैट लॉस होता है। ओके। स्प्रिंट से मसल लॉस होता है? मसल लॉस होता है। हम तो स्प्रिंटर्स को मसल गेन करने में बहुत टाइम लग जाता है काफ़ी, इसलिए वो लीन बल्क करते हैं। अच्छा। एंड उनका होता भी आएगा लीन बल्क ही होगा कि अगर वो ज़्यादा भी खा रहे हैं तो, या जब मोस्टली लोग स्प्रिंट वगैरह करते हैं या कुछ भी हार्डकोर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या होता है, बॉडी वाटर लॉस करना स्टार्ट कर देती है। तो कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि जिस चीज़ से तुम्हारी बॉडी वाटर लेवल्स को मेंटेन रखे? आप वर्कआउट के टाइम पे इलेक्ट्रॉल या EAA यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंटर्स यही लेते हैं वर्कआउट के टाइम। पहले आप क्रिएटिन यूज़ कर लो जो आपको ATP बूस्ट देगा, बट ड्यूरिंग द वर्कआउट आप EAA या फिर इलेक्ट्रॉल यूज़ करो तो बॉडी सही रहती है। वाटर लूज करती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिलते रहते हैं वर्कआउट के टाइम पे। ओके। तो बॉडी फिर सही रहती तो इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट सजेस्ट करोगे या फिर कोकोनट वाटर भी? आई थिंक कोकोनट वाटर आप आफ्टर द वर्कआउट ले लो। अच्छा। उसमें भी आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। है ना? तो निमिष, मोस्टली एथलीट्स जो होते हैं जो हार्डकोर कार्डियो करते हैं, या स्प्रिंट हो गई या फिर रनिंग हो गई ऑन अ फास्ट पेस, तो क्या होता है वो उनकी बॉडी वाटर लेवल्स लूज करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए तुम कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? वर्कआउट के टाइम पे आप EAA यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर मोस्टली स्प्रिंटर्स EAA यूज़ करते हैं, काफ़ी BCAA भी लेते हैं, बट बेटर EAA ऑप्शन रहता है आपके लिए। बेटर क्यों? मतलब BCAA में तो थोड़े बहुत अमीनो एसिड्स होते हैं ना, EAA सारे अमीनो एसिड्स जितने भी हैं वो सारे कवर करता है, तो वो बेस्ट रहता है उस टाइम पे, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी देता है आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट। ओके। तो वो बॉडी फिर एनर्जी भी रहती है और वाटर लूज कम करती है बॉडी उससे। तो ड्यूरिंग द वर्कआउट आप कंज्यूम करते हो EAA, और बिफोर वर्कआउट क्रिएटिन ठीक रहता है। क्रिएटिन प्रेफर करते हो? ओके। मुझे एक चीज़ और बताओ यार, काफ़ी लोग होते हैं कि मेन नीड्स टू ट्रेन डिफरेंटली एज कम्पेयर टू वुमेन, तो ऐसा कुछ है? ये मिथ है या फैक्ट है कि लड़कियों को थोड़ा अलग तरीके से ट्रेन करना चाहिए, लड़कों को अलग तरीके से ट्रेन करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिथ ही है कि हाँ पहला मिथ तो यही है कि बॉडी बनती है लड़कियों की या जो भी है, इसलिए ज़्यादातर तो ट्रेन करती नहीं है। हाँ। और जो ट्रेन करती हैं तो उनकी वो, अब मेल में है टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, तो उस वजह से उनकी बॉडी बिल्ड नहीं होगी। ओवर द टाइम स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, पावर आती है,
बॉडी शेप में आ जाती है बट बॉडी बिल्ड नहीं होगी उससे। तो कभी भी उनकी फिजिक मैनली नहीं लगेगी उन्हें? नहीं नहीं, वो चाहे कितना भी ट्रेन कर लें। और एक केस है, अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हो, स्टीरॉयड पे हो, तब जाकर वो मैनली वाली फील देगी, वरना नहीं, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना? राइट। तो मतलब दोनों सेम वर्कआउट सेम वर्कआउट स्प्लिट दोनों फॉलो कर सकते हैं, बीइंग अ मैन और वुमेन डजंट मैटर। और निमिष, आप कब से ट्रेन कर रहे हो? मेरे को 5 years हो गए। फॉर स्प्रिंटिंग और स्प्रिंटिंग। ओके। एंड जिम? जिम तो साथ में ही मेरा वर्कआउट सेशन रहते हैं वीकली 2 बार। अच्छा। तो वो उसी पे ही रहता है, मेन तो हमारा स्प्रिंट ही है। ठीक है ठीक है। मतलब 4 years बोले ना? 5 years। 5 years। तो इन 5 years में कुछ लाइक प्रॉब्लम आई हो? स्टार्टिंग में क्या कुछ प्रॉब्लम आई थी जब स्टार्ट किया था बिल्कुल नया नया? किस चीज़ से? स्प्रिंटिंग? उस टाइम पे जेनरिक पूछ रहा हूँ, फिजिकल नहीं, जेनरिक। घर में कुछ प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी चीज़ जो आपको परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आया हो? नहीं, उस टाइम पे इतनी डाइट नहीं थी, मतलब जब स्टार्ट किया था स्पोर्ट तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इतना डाइट नहीं हो पाता था। ओके। तो स्टार्ट तो वही नॉर्मल फूड ही था, तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस भी इतनी नहीं आ रही थी, तब मैं फिर ओवर ट्रेन करने लग गया था बॉडी को परफॉर्मेंस के लिए। उस टाइम पे मेरा कोच भी नहीं था, तो फिर मैं पर डे का 7 to 8 hours ट्रेन करता था उस टाइम पे। तो उस वजह से फिर परफॉर्मेंस अप जाने की जगह डाउन होती गई। हाँ, मोस्टली बिगनर्स होते हैं तो उनकी ये एक चीज़ तो होती है कि ओवर ट्रेन करने को सोचते हैं कि अगर हम ओवर ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा मसल हमारा बिल्ड तब होगा। नॉलेज नहीं होती ना आपको, ओवर द टाइम आपको एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज आती है, तो फिर आप सिस्टमैटिकली चलते हो। मतलब रेस्ट भी उतना ज़रूरी है इतना हमारे ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्ट और डाइट। रेस्ट और डाइट। वर्कआउट तो आपका 10% है, मेन तो 90% डाइट और वही है, रेस्ट ही है। एंड जिम कितने टाइम से कर रहे हो आप? जिम भी मैं वही तभी से कर रहा हूँ जब से मैं अपने स्पोर्ट में हूँ। तो जिम का भी मतलब अपने खुद ही स्केड्यूल बनाता है, इतने दिन ट्रेन करूँगा जिम में और इतने दिन स्प्रिंट करूँगा? पहले मैं करता था 3 to 4 days, बट जब मैं कोच के अंडर ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो वीकली 2 दिन ही होता है। वीकली 2 दिन जब कोच के अंडर? और पहले मैं 3 से 4 दिन खुद ट्रेन करता था जिम। अच्छा, ओके। एंड मतलब नया नया जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है लोगों के अंदर, तो ये चीज़ मतलब है कि ऐसा होता है सच में कि कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं जिम करने से? वो देखो, जैसे जैसे आप जिम करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। विदाउट उसके तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो फिर वो ईगो लोग दिखाते हैं कि हाँ हम जिम जा रहे हैं, वरना तो जैसे जैसे आप करते जाओगे। अच्छा। और बाकी जो बिगनर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अच्छी फिजिक की तरफ, सबको ही पता है तो, है ना? और जल्दी के चक्कर में स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, तो उस चीज़ पे क्या कहना है? स्टीरॉइड से तो देखो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। पहली चीज़, स्टीरॉइड्स लोगे तो लॉन्ग टर्म में तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आप एक अच्छी बॉडी बिल्ड कर भी लोगे कुछ टाइम में, तो वो बॉडी बाद में काम ही नहीं आएगी, क्योंकि बाद में साइड इफ़ेक्ट्स ही इतने हैं उसके। तो नेचुरली अगर आप ट्रेन कर रहे हो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट वो फिजिक आपके साथ रहेगा ना पूरे टाइम, और नॉर्मल भी रहोगे आप, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके। इंटरनल हेल्थ भी हमारी बेटर रहेगी। राइट। वैसे हैं यार काफ़ी लोग हैं, मतलब 18 की एज में स्टार्ट कर देते हैं स्टेरॉइड्स लेना, है ना? काफ़ी ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। स्प्रिंटर्स भी जो लेते हैं बाद में साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं उन्हें, जो प्रोफेशनल स्प्रिंटर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बॉडी डाउन हो जाती है, देखो आपकी बॉडी मसल्स वर्क करना बंद कर देती हैं काफ़ी, कि पैरालाइज हो जाते हैं, या फिर मसल्स साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, ओवर साइज हो जाती है मसल्स। वो भी स्प्रिंटिंग के लिए शायद आई गेस वो है ना, कि अगर तुम्हारा मसल साइज बहुत बड़ा है तो तुम्हें हैम्पर करेगा उस स्प्रिंटिंग में, ऐसा कुछ है? नहीं, मसल साइज इतना मैटर नहीं करता स्प्रिंटिंग में, जितना आप लीन हो उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए बॉडी में। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते ना, तो डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट। और स्प्रिंटिंग भी मतलब ऐसा जैसे और स्पोर्ट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, कि बॉडी वेट कैटेगरी वाइज? नहीं, इसमें एज कैटेगरी होती है, बॉडी वेट मैटर नहीं करता। बॉडी वेट मैटर नहीं करता। अंडर 18, अंडर 20 के बाद फिर मेंस का आ जाता है, उसमें तो चाहे आपकी एज 25 हो, 30 हो, 35 हो, सारे एक ही कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करते हैं। तो भी मेंस कैटेगरी में कर रहे हो आप। और जैसे अभी स्टेरॉइड्स वाली बात की, तो मोस्टली लोग श्रेड होने के लिए करते हैं कि श्रेडेड लुक चाहिए। तो अगर हम नेचुरली एक श्रेडेड लुक अटेन कर लेते हैं तो वो मतलब सेफ है लंबे टाइम तक अगर हम कर रहे हैं, एंड पॉसिबल है कि हम पूरा साल एकदम श्रेडेड हैं? तो ये चीज़ पॉसिबल है कि पूरा साल एकदम श्रेडेड लुक है हमारे पास? कैलोरीज इनटेक रखो, मतलब कैलोरीज वो प्रॉपर अपना कैलकुलेट करके रखो, उसके हिसाब से अगर आप कैलोरीज ले रहे हो तो आप श्रेडेड ही रहोगे। जो आपका गोल है श्रेडेड होने का, उस हिसाब से आप लो कैलोरीज, तो आप श्रेडेड ही रहोगे, आप लाइफ टाइम श्रेड रहोगे। फिर मतलब अगर कोई नेचुरली 7% बॉडी फैट है, 8% बॉडी फैट है, तो वो सेफ है ऑल ईयर राउंड अगर वो इतना %? हाँ, वो सेफ है एकदम। मैं लास्ट 5 years से मेरा सिंगल डिजिट में ही है,
तो एकदम सेफ है नेचुरली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। और सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ होते हैं साइड इफेक्ट्स? कोई प्रोटीन ले रहा है, क्रिएटिन, EAAs हो गया, BCAAs हो गया, इन सब का कुछ साइड इफेक्ट इन होता सब है? का कोई ये सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी अलग अलग बॉडी टाइप पे है, किसी अच्छा। को कुछ सूट नहीं करता, वो अलग चीज़ है। वो पहले चेक करवा लेना चाहिए, अगर बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं कंज्यूम करने के बाद, तो डॉक्टर से मेडिकेशन एक बार आप टेस्ट मतलब करना। क्या प्रेफर करोगे अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 3 सप्लीमेंट्स किसी ऐसे इंसान को देने हैं जो जिम जाता है, और सेकंड कैटेगरी जो जिम नहीं जाता, तो टॉप 3 क्या रहेंगे आपके हिसाब से? जो जिम जाता है उसको वो वे प्रोटीन हम्म, पहला रहेगा, दूसरा क्रेटिन रहेगा, हम्म, और तीसरा विटामिन डी रहेगा। विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन जब आप करते हो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उस टाइम पे, ओके तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होती, तो उस टाइम पे आप 3 सप्लीमेंट आप लोग बेस्ट रहते हैं आपके लिए। ओके। एंड जो लोग जिम नहीं जान रहे, मतलब जेनेरिक पीपल के लिए पूछ रहा हूँ, जो लोग जिम नहीं जाते, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके लिए कौन से 3 सप्लीमेंट्स होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? नॉर्मल एक तो वे प्रोटीन ही है। हाँ, मतलब जिम जो बंदा नहीं जाता वो भी वे प्रोटीन वे कंज्यूम कर सकता प्रोटीन है? सप्लीमेंट में काउंट वैसे नहीं करते, क्योंकि वो नॉर्मल डाइट में ही आ जाता है आज के टाइम पे। सेकेंडली आप क्रेटिन ले सकते हो विदाउट जिम। नॉर्मल आप अगर नॉर्मल फिटनेस भी आप कर रहे हो ना थोड़ा बहुत, तो क्रेटिन आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा मल्टीविटामिन ले लो। मल्टीविटामिन। हाँ जी। अगर किसी को नेचुरली एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है 1.5 साल में, 2 साल में मान के चलो, तो टॉप फूड आइटम्स क्या रहेंगे जो आप उनको सजेस्ट करोगे कि ये चीज़ तो भाई अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए? बीइंग अ वेजिटेरियन, बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, दोनों चलेगा? बीइंग अ वेजिटेरियन आपको प्रोटीन सबसे है ज़रूरी, तो प्रोटीन हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज में इतना नहीं है। प्रोटीन कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है कोई भी फूड में। पनीर में है, पनीर में है सोया चंक्स, बट वो भी आप एक लिमिट तक ही ले सकते हो। तो हाई इन कैलोरीज। हाई इन कैलोरीज भी हैं, तो आपके गोल के अकॉर्डिंग है। अगर आपको अच्छा फिजिक बिल्ड करना है, कितना बॉडी वेट चाहिए, उसके हिसाब से आप कार्ब्स वगैरह करो। बेस्ट कार्ब्स में ओट्स रहते हैं, ठीक है, ओट्स। हाँ, प्लेन ले लो, प्रोटीन ओट्स हो बेस्ट है, क्योंकि फिर प्रोटीन वैसे ही ज़्यादा नहीं है वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन में, तो उसमें बेस्ट रहता है ओट्स। ओट्स ले लो आप, राइस ले सकते हो, कार्ब सोर्स है। बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हो, साथ में आप प्रोटीन सोर्सेज में पनीर ले लो, वे प्रोटीन ले लो, साथ में सोया चंक्स ले लो। यार आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक मिथ है, फैक्ट है, ये मुझे नहीं पता, कि सोया चंक्स तुम खाते हो तो उससे बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स आते हैं, मैन बूब्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ क्या? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं भी लास्ट 3 ईयर से कंज्यूम कर रहा हूँ। सोया ये चंक्स सिर्फ मिथ है। हाँ जी, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बट ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, अगर आप पर डे का अगर आप 500 ग्राम्स ले रहे हो सोया चंक्स, आधा किलो, तब जाकर आपकी बॉडी में साइड 500 ग्राम्स अनकुक्ड की बात कर रहे हो? कुक होने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो नॉर्मल तो आप 100 ग्राम अगर आप पर डे का कंज्यूम कर रहे हो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा वो। बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी स्पोर्ट में, मान लो पावर लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग, बॉडी बिल्डिंग, तो इसमें जेनेटिक्स का रोल कितना है? जेनेटिक्स आपको हेल्प करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में, बट अगर आप ट्रेनिंग पे ही प्रॉपर नहीं हो तो नहीं देंगे। जेनेटिक्स का प्लस पॉइंट रहता है, बट अगर जिसके जेनेटिक्स अच्छे भी नहीं है, अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा है और डाइट पे है, तो वो जिसके अच्छे हैं उसको भी ओवरकम कर देता है वो। ओके। बट आई गेस जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग में मैटर करते हैं? बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो थोड़े बहुत मैटर करते हैं, बट दूसरे स्पोर्ट में इतने नहीं करते। तो हफ्ते में 3 दिन जिम जाते हो, 3 दिन जिम में ट्रेन करते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ है स्पेसिफिक जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है जिम में? जिम में इरिटेट मतलब कुछ भी हो कि लोग ईगो लिफ्ट करें, यही मान लो एक चीज़, और कुछ है इसके अलावा? नहीं, जिम में जब हम जाते हैं तो बिगनर्स वगैरह जो वर्कआउट करते हैं, तो वो अब एडवांस और बिगनर्स का वर्कआउट अलग होता है जिम में, स्प्रिंटर्स का। तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जिम में इक्विपमेंट्स भी नहीं होते, साथ में कोच फिर प्रॉपर ध्यान नहीं देता हमारा। अगर वो बिगनर्स पे है तो फिर वो एडवांस को इतना प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाता उस टाइम पे। तो कुछ जो एथलीट्स होते हैं, पावर लिफ्टर्स वगैरह, तो उसके अंदर ये चीज़ मैटर करती है कि जिसका बॉडी वेट ज़्यादा वो ज़्यादा लिफ्ट करेगा? ऐसा मैटर नहीं करता। वेट कैटेगरीज होती है पहली बात तो उसमें। हाँ, तो वेट का तो आपका वो इससे मैटर नहीं करता कि अगर आपका बॉडी वेट इतना है तो आप इतना ही लिफ्ट कर सकते हो। वो आपके ट्रेनिंग पे है, आपको कितने साल हो गए हैं ट्रेन करते हुए, आप कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हो ट्रेनिंग में, वो सारा कोच के ऊपर होता है। वो कोच ट्रेन करवाता, तो उसमें कुछ इतना नहीं है कि हाँ कम वेट है तो प्रॉब्लम करेगा। ओके। तो लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग एंड जिमिंग बोथ? बिल्कुल एकदम बिगिनिंग से? स्कूल टाइम पे मैं इंटरेस्ट था मुझे स्पोर्ट्स में,
फुटबॉल वगैरह में। बट उस टाइम पे मैं फुटबॉल में नहीं गया क्योंकि वो टीम वर्क होता है पूरा फुटबॉल में। अगर आप अच्छा भी खेल रहे हो बट टीम अगर नहीं खेल पा रही या ऑपोजिट है तो आपकी टीम रह जाती है, फिर आप आगे नहीं निकल सकते। बट फिर मैंने इंडिविजुअल स्पोर्ट चूज़ किया, स्प्रिंटिंग, जिसमें अपने ऊपर ही है पूरा, अपना हार्ड वर्क है। मतलब और कोई स्पोर्ट क्यों नहीं, स्प्रिंटिंग क्यों? मुझे रनिंग का बचपन से ही शौक था। रनिंग में करता था स्टार्टिंग में, जब मैं काफ़ी छोटा था। तो उस टाइम पे ही मेरे को स्प्रिंट शुरू से ही मैं करता आया हूँ बचपन में ही, बट उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कि हाँ इसे स्प्रिंट बोलते हैं या कोई स्पोर्ट है। स्टार्टिंग से ही मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया मैंने। तो स्कूल टाइम पे मुझे इंटरेस्ट था, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन करा स्पोर्ट, ट्रेनिंग स्टार्ट करी उस टाइम पे मैंने। तो पहले तो मैं अकेले ट्रेनिंग कर रहा था काफ़ी टाइम, 2-3 साल मैंने अकेले ट्रेन करा है। अच्छा। और वही यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली, उसी के बेसिस पे। कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे साथ में जिसको सेम नहीं, इंटरेस्ट मेरे साथ के कोई नहीं थे, किसी को कोई स्पोर्ट में नहीं था, बाकी सारे स्टडीज़ में ही थे। तो उस टाइम पे फिर मैं अकेला ही रहता था और ट्रेन करता था। और मैं स्टार्टिंग से मैंने इतने फ्रेंड्स बनाए भी नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है उससे। अगर आप फील्ड पे जा रहे हो ना तो आप वर्कआउट करने जा रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो फिर आपका वर्कआउट में प्रॉब्लम आती है। उस टाइम पे टाइम भी नहीं लगता है हर चीज़ में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था, 2-3 साल करा, फिर उसके बाद फिर मैं कोच के अंडर गया। 5 ईयर्स हो गए मुझे करते हुए, अब कोच के अंडर ही हूँ। एंड जैसे आपने इन्फ्लुएंसिंग वगैरह स्टार्ट करी है इंस्टाग्राम पे, तो किसी से इंस्पायर्ड हुए हो? इंस्पिरेशन तो मैंने तो नॉर्मल पहले वीडियोस डालना स्टार्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। स्पोर्ट्स प्लेयर्स मेरे फ्रेंड्स डालते थे तो मैंने उनको देखकर ही मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत। बट उस टाइम पे इतना फोकस नहीं दिया इस पर, कॉन्सेंट्रेशन पे। 2 साल से कर रहा हूँ। मैंने 2-3 अकाउंट्स भी बनाए थे इसमें, चेंज करे थे कि हाँ ड्रॉ करने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करी थी। बट लास्ट रिसेंटली अभी 2 महीने पहले मैंने फिर से अकाउंट बनाया था एक। तो उस पर मैंने कंटेंट डालना शुरू करा था वैल्यू वाला, मतलब फिटनेस टिप्स हो गई या डाइट टिप्स हो गई। तो वो एकदम से फिर एक वीडियो मैंने डाली थी शेक पर, वो वायरल हो गई थी। तो उस एक वीडियो से मेरे 50,000 फॉलोअर्स आए थे, एक सिंगल वीडियो हाँ से। ओके। अभी कितने करंटली? अभी 135 के हैं। 135 के। नाइस यार। मतलब ये पूरा 0 to 130 का कितने टाइम में हुआ? मेरा स्टार्टिंग जब मैंने करी थी तो स्टार्ट में तो 15-20 डेज़ में 85 फॉलोअर्स मेरे थे उस टाइम पे। हाँ, तो मैंने फिर जब शेक की वीडियो डाली थी तब मेरे 55K के अराउंड हो गए थे एक शेक की वीडियो से? हाँ जी। क्या मतलब बल्किंग शेक था या कुछ? बल्किंग ही था, मतलब मैं थ्रू आउट द जर्नी अपनी वो उसे रेगुलर कंज्यूम करता आ रहा हूँ। हाई प्रोटीन शेक था। अच्छा। तो उसको मैं काफ़ी टाइम से, मतलब सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ। बट उसकी रेसिपी फिर मैंने उसमें बताई थी। बता सकते हो रेसिपी? कोई मतलब अगर कोई बहुत स्किनी लड़का है या फिर स्कूल गोअर है, कॉलेज गोअर है, तो रेसिपी क्या रहेगी? हाँ, उसमें आप पहले 400 ml मिल्क लो, उसमें आप 2 बनाना डालो, साथ में आप लो ओट्स, 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स, ठीक है। साथ में आप 8 स्कूप वे प्रोटीन रहेगा उसमें और ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून पीनट बटर। अच्छा। इन सब की आपका स्मूदी बन जाएगी जो आपके अराउंड 1000 कैलोरीज के आसपास होगी और इसमें 70 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन है। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा प्रोटीन इंटेक सुबह ही हो गया पूरा मॉर्निंग में। एंड हाँ, एक चीज़ और है यार कि लोग बोलते हैं कि पर मील में तुम्हें 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, वरना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ऐसा भी कुछ है? वो आपकी ट्रेनिंग पे देखो, अगर आप नॉर्मल एवरेज पर्सन हो, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो उस टाइम पे आप 30 to 35 लो क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उसे। बट अगर आप कोई स्पोर्ट में हो या आप ट्रेनिंग कर रहे हो बहुत अच्छी, तो फिर आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी। अब 35 भी मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो निमेश, नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड, लेट्स गो। स्प्रिंटिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग? स्प्रिंटिंग। ओके। फेवरेट चीट मील? फेवरेट चीट मील आलू के पराठे। कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग वर्कआउट? इवनिंग वर्कआउट। फेवरेट पोस्ट वर्कआउट मील? फेवरेट पोस्ट वर्कआउट मील स्मूदी। फेवरेट प्री वर्कआउट मील? डॉक्टर्स चॉइस प्रोटीन ओट्स। फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक कोकोनट वाटर। बिगेस्ट फेयर? बिगेस्ट फेयर इन फील्ड और व्हाट? एनीथिंग? इंजरी। एंड इन लाइफ? इन लाइफ कुछ भी नहीं है अभी तो। ओके। एंड फेवरेट इन्फ्लुएंसर? फेवरेट इन्फ्लुएंसर अभी तो कोई नहीं रिसेंटली। आगे। और बेस्ट डाइट एडवाइस? घर का खाना खाओ, बेस्ट है। बेसिक्स पे रहो, फैंसी फूड्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ओके। एंड वेजिटेरियंस के लिए कुछ हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स जिससे उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाए अच्छे से? पनीर ले सकते हो, पनीर बेस्ट है, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। साथ में आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हो।
तो रॉ एंड अनफिल्टर्ड का ये सेकंड एपिसोड था। बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू स्प्रिंट। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम निमिष। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम।